नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे और भौतिक प्रदेशों में हमने दो भाग कर लिए थे। पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश और उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान। आज के लेक्चर में हम तीसरा भाग पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। भारत के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण में अपन ने 4 वर्गीकरण किए थे। हिमालय प्रदेश पहला, उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार और चौथा मिलेगा तटीय मैदान और द्वीप समूह। तीसरा पार्ट अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। प्रायद्वीपीय पठार ये हिस्सा अपन आज, ये भाग तीसरे नंबर का पार्ट है, तीसरे नंबर का भाग है, इसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। वही काम करना है, सबसे पहले शब्द का अर्थ निकालने का प्रयास करेंगे। प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? देखो, द्वीप शब्द आपको यहां से मिलेगा। द्वीप क्या होता है? चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, जिसे कहते हैं द्वीप। महाद्वीप का मतलब होता है बहुत बड़ा भूभाग, बहुत बड़ा भाग जो चारों ओर पानी से घिरा होता है, उसे कहते हैं महाद्वीप। और द्वीप का मतलब होता है कोई छोटा भाग, और आगे प्राय लग गया, इसका मतलब है 3 ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। प्रायद्वीप का अर्थ क्या होता है? 3 ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, घिरा हुआ क्षेत्र। आप ये इसका अर्थ समझ गए। प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। द्वीप का मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। केवल द्वीप लिखा है तो मतलब चारों ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। एक शब्द और आता है महाद्वीप। इसे कैसे आप समझेंगे? देखो, ये तो केवल क्षेत्र, क्षेत्र मतलब भूभाग। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? भूभाग। और जब ये भूभाग बहुत बड़ा हो तो महाद्वीप कहलाता है। क्या कहेंगे महाद्वीप को? चारों ओर पानी से घिरा बड़ा भूभाग, जिन्हें अपन महाद्वीप कहते हैं, आप जानते हो। तो प्रायद्वीप का मतलब 3 ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। तो जब भारत का नक्शा आप देखते हैं तो आपको नक्शे में जो भारत का नीचे वाला हिस्सा है, दक्षिण, ये आप समझ गए चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 ओर पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। भारत के नक्शे में जब आप यूं देखते हैं, इस वाली दिशा में यूं, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये 3 दिशा से, 1, 2 और ये तीसरी, इन 3 दिशाओं से ये पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है। मतलब ये जो इलाका है, इसे क्या कहोगे? प्रायद्वीपीय इलाका। और पठार क्या होता है? पहाड़ से छोटा और समतल। पहाड़ जैसा ही होता है परंतु ऊपर से समतल होता है, पहाड़ की जितनी ऊंचाई नहीं होती, उसे कहते हैं पठार। ये पत्थरों का ही है, मतलब पठार मतलब कठोर भूमि है, ठीक है, चट्टानी भूमि है, किंतु पहाड़ से ऊंचाई में नीची और ऊपर से चोटियां नहीं होती। अधिकतर इसका हिस्सा कैसा होता है? समतल होता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय का मतलब 3 ओर पानी से घिरा हुआ। पठारी प्रदेश मतलब कठोर हिस्सा, चट्टानी हिस्सा जो समतल है, ठीक है। तो ये आपने इसका मतलब, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया कि प्रायद्वीपीय पठारी शब्द का मतलब क्या हुआ? 3 ओर पानी से घिरा हुआ हिस्सा, ऐसा भाग जो कठोर है, चट्टानों के और समतल चट्टानों के रूप में, समतल हिस्सा। अब ये कौन कौन सा है भारत के नक्शे में आपको जब समझना होगा तो आप इसको यूं समझिए, यहां तक, फिर यहां से बांग्लादेश आएगा, ठीक है, और गलत बता रहा हूं मैं, ये यहां बांग्लादेश आ जाएगा, इसके इधर वापस ये बनेगा ना, ये हिस्सा, इसको खाली कर देते हैं इधर से, ये वाला जो भी है समझ लीजिए। ये जो बनेगा, ये जो क्षेत्र बने, ये क्षेत्र भारत का पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इस वाले हिस्से को भारत के मानचित्र में जब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ का जो हिस्सा है, इसे अपन कहेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। और इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको यहां पर मेघालय की पहाड़ियों के रूप में मिले, ठीक है। तो ये हिस्सा भारत में बिल्कुल मध्य भारत से, जहां से आपको राजस्थान का जो मालवा का क्षेत्र है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, कोटा, झालावाड़ का हिस्सा, यहां से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तक, ठीक है, ये हिस्सा
यहाँ पूरा नीचे तक दक्षिण भारत कंप्लीट आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, ठीक है, कर्ण आपका महाराष्ट्र, ये जो हिस्सा है पूरा, ये पूरा भाग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहलाएगा। और इसका विस्तार यहाँ जो भाग दिख रहा है ना, ये डूबा हुआ भाग है, मतलब यहाँ पर अब क्या हो गया, नदियों ने यहाँ पर मिट्टी जमा कर दी, यहाँ पर भी नीचे पठार है और ये वापस यहाँ आप लोगों को दिखाई देता है। तो वास्तविक रूप से अगर आप कहोगे तो पठारी प्रदेश मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक फैला हुआ है और इसका उत्तरी पूर्वी विस्तार मेघालय की पहाड़ियों के रूप में, जिसे अपन शिलोंग की पहाड़ियां कहते हैं, मेघालय की पहाड़ियां कहते हैं। अब मैं आपको लिखाना शुरू करता हूं, जहां से आप नोट्स बनाना शुरू करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार, सबसे पहला पॉइंट इसका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, पहला नोट्स लिखिए। ये तो आप, ये तो मैंने आपको अच्छे रूप में बताई, दोबारा भी चीजें आएंगी, यहां से लिखना शुरू करें। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का मतलब हमने शुरू में बताया था आपको कि एक पेंजिया था जो दो हिस्सों में टूट गया, जो दो हिस्सों में टूट गया। नीचे वाले हिस्से का नाम, मतलब दक्षिण की तरफ जो हिस्सा था उसका नाम रहा गोंडवाना लैंड और जो उत्तर की तरफ हिस्सा था उसका नाम पड़ा अंगारा लैंड। ये जो हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, मतलब ये जो टूट के जब अलग हो गया, ये वाला पार्ट, ये टूट के दोनों अलग हो गए, तो ये इस हिस्से में रहा, मतलब भारत का अधिकतर हिस्सा गोंडवाना लैंड का है और ये हिस्सा अंगारा लैंड का था। फिर महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो ये वाला हिस्सा आगे की तरफ, यहां से भारत टूटा अफ्रीका भूमि से। आगे चीजों को पढ़ेंगे, अभी आप कितना याद रखेंगे, उस पेंजिया के गोंडवाना लैंड का हिस्सा है पठारी प्रदेश। अफ्रीका प्लेट से टूटकर अलग हुआ यही हिस्सा वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है। इस बात को समझिए, अफ्रीका प्लेट से टूटकर अलग हुआ यही हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, मूल भूमि तो यही थी, यही भूमि टूट करके अलग हुई थी। तो अफ्रीका प्लेट, यहां एक अफ्रीका प्लेट बनी, उसका एक हिस्सा बना कौन, भारत के, जिसे कहा भारतीय प्लेट, जो इससे टूट करके अलग हुई। और ये जो हिस्सा था ना, ये हमारा पठारी प्रदेश का, मतलब ये हिस्सा मूल रूप से भारत का हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा है। ये अफ्रीका प्लेट से टूट करके इधर की ओर बढ़ा, फिर आगे यूरेशियन प्लेट से टकराया। मैंने पहले हिमालय के निर्माण के समय बातें आपको बताई थी। ये हिस्सा टूट करके यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ा। बीच में जो था टैथिस सागर, उसमें जब अवसाद जमा होते गए, जमा होते होते वहां पर नदियों के द्वारा मैदानी भाग बन गया और आगे यूरेशियन प्लेट से फिर हिमालय का निर्माण हुआ। तो मूल रूप से सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है भारत का, अभी वर्तमान भारत का सबसे पुराना हिस्सा कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इनको आप लिखते जाइए। चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना, चारों भौतिक प्रदेशों में सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, ठीक है। चार भौतिक प्रदेश अपन ने पढ़े, हिमालय, उत्तर का विशाल मैदान, फिर पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और चौथा तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन चारों में सबसे प्राचीन कौन सा है, ये आप याद रखेंगे, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है, भारत के भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक प्राचीन है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, ठीक है। ये इतनी सी बात इसकी याद रखनी है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और सबसे प्राचीन है, ये बात अपने समझी। इसके बाद आगे बढ़ते, पठार का मतलब आप समझ गए, ना तो पहाड़ ना पूरा जमीन, ना तो पहाड़ ना मैदान, उनके बीच का क्षेत्र, थोड़ा सा उभरा हुआ क्षेत्र, आप यूं कह सकते हैं इसको। देखिए ये तो पहाड़ हो जाते हैं, ठीक है, और ये जो है हिस्सा, इसे क्या कहेंगे अपन, पठार कहेंगे। ऊपर से समतल और ज्यादा ऊंचाई न होना, ये पहाड़ होते हैं। पहाड़ इस तरह से होते हैं ना, छोटी नुमा होते हैं संरचनाएं, तो आप समझते हैं पहाड़ किस तरह के होते हैं, और पठार
थोड़े से ऊंचे किंतु समतल, उन्हें पठार कहते हैं। तो ये पूरी भूमि थोड़ी सी उभरी हुई है और चट्टान युक्त है। इतनी सी हमने देखी। इसकी ऊंचाई कितनी है? इस पूरे भूभाग की एक औसत ऊंचाई अगर देखी जाए तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई। इस पूरे भूभाग की ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको? 600 से 900 मीटर तक की ऊंचाई पर ये स्थित है। इसकी आकृति कैसी है? दिख रही है आपको आकृति? पूछ लिया जाता है इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इस क्षेत्र की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति। त्रिभुजाकार में क्या रखोगे? आधार उत्तर दिशा में, इसका आधार उत्तर दिशा में है, मतलब ये त्रिभुज बन रहा है ना, आधार बोलते हैं इसको। उत्तर की तरफ आधार है और सिरा जो इसका है, इसको आप क्या बोलोगे? चोटी कहोगे, या फिर इसका ये जो है ना, ये किधर आ जाएगा? आगे दक्षिण, दक्षिण दिशा में इसका सिरा, मतलब नोक ये जो होती है ना त्रिभुज की, इसे आप दक्षिण दिशा में, आपको मालूम पड़ ही रहा है। तो इसका आधार किधर हुआ? उत्तर दिशा में। अब पूछ रहे कि विस्तार कहां से कहां तक है? यह सवाल ज्यादा पूछा जाता है। विस्तार तो सबसे पहले तो अपन उत्तर दिशा में बताएंगे। उत्तर में किधर से किधर विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, इसलिए इस बात को, इसका विस्तार उत्तर की तरफ, यहां से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो राजस्थान का कोटा, हड़ौती, झालावाड़ का क्षेत्र है, उस हिस्से से लेकर के कहां तक? यहां मिलेगी राजमहल की पहाड़ियां। देखो पहाड़ हो सकते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि पठार पढ़ा रहे हो तो पहाड़ कैसे आएंगे। पहाड़ तो होंगे पर अधिकतर नहीं, ज्यादा बहुत बड़े ऊंचे नहीं पहाड़ होंगे, पर पठारी प्रदेश इसको अपन कहते हैं। यहाँ पर भी पहाड़, ऐसी बात नहीं है, चोटियां भी आएगी, माउंट एवरेस्ट, अरावली, ये सभी इसी का ही तो हिस्सा है। पहाड़ होंगे पर मुख्य रूप से अपन किसको किसके तहत पढ़ेंगे? पठारी प्रदेश के नाम से पढ़ेंगे। तो इसका उत्तरी विस्तार अपन देख रहे हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर के राजमहल की, यहां तो हिस्सा है राजमहल की पहाड़ियां, बीच में आपको कैमूर के पठार भी मिलेंगे, वो अपन बाद में एक एक करके एक एक इनका अध्ययन करेंगे, तब पढ़ेंगे। मैं विस्तार पढ़ा रहा हूं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से राजमहल, यहां राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। ये पहला भूभाग हुआ। अब यहां पर बीच में गैप आ जाएगा, यहां पठार नहीं है, ये बांग्लादेश का हिस्सा आ जाएगा, यहां मिलेगा आपको बांग्लादेश का हिस्सा है ये वाला, यहां पठार नहीं है। उसके बाद फिर अपन, ये मेघालय का पठार है, इसे बोलते हैं मेघालय का पठार। तो ये तो उत्तरी विस्तार हो गया। अब मैं कहूंगी उत्तरी पूर्वी विस्तार। उत्तर पूर्व में मेघालय की पहाड़ियां, जिन्हें मेघालय का पठार लिखो, आप पहाड़ियों से कंफ्यूज हो जाओगे। मेघालय का पठार, शिलोंग पहाड़ियां लिख लो, दोनों ही चर्चा में रहते हैं, एक ही बात है। मेघालय का पठार, इसका उत्तरी पूर्वी विस्तार। क्या समझे इस बात से? प्रायद्वीपीय पठार जो है केवल इतना ही नहीं है, ये वाला हिस्सा भी नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय है, मेघालय में जो मेघालय का पठार जिसे बोलते हैं, शिलोंग की पहाड़ी है, गारो खासी जयंतिया, वो जो पहाड़ियां इधर आती है, ये पहाड़ियां, शिलोंग की जो पहाड़ियां है ना, ये पहाड़ियां भी इधर मेघालय के हिस्से वाली पहाड़ियां भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग मानी जाती है, जिसे उत्तर पूर्वी विस्तार इसका कहते हैं। तो ये आप पूछोगे कि यहां से बीच में गैप क्यों आया? सीधा सवाल क्या बनेगा कि बीच में फिर गैप कैसे आ गया? यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल समतल मैदान है। तो इसका कारण ये हुआ, हिमालय से जब नदियां पानी लेकर के आती है तो अपने साथ मिट्टी भी लेकर के आती है। यहाँ थोड़ी सी कोई खाई बनी होगी पहले पुराने जमाने में, तो वहां उस खाई में अवसाद, मतलब मिट्टी जमा जमा कर करके नदियों ने यहाँ वाले हिस्से को, गंगा की जो नदियां है, ब्रह्मपुत्र नदियां ना, इनका पानी यहाँ पर जमा होते होते पानी के साथ मिट्टी आई, और वो मिट्टी जमा होते होते यहाँ पर एक मैदान बन गया, इसलिए वो पठार था वो नीचे दब गया। मतलब यहाँ नीचे पठार है। अगर इसको आज भी बांग्लादेश के हिस्से को अगर खोदा जाए,
ठीक है। तो वहां पर आग अगर कुछ मीटर इंच लंबाई के बाद वहां पर पठार मिलेगा, तो ऊपर क्या हुआ, मिट्टी जमा होने से वहां पर मैदान बन गया, नीचे आज भी पठार है। तो ये सिरा जो था ना, ये खाई का सिरा था, ये दब गया, यहाँ पर बन गया समतल मैदान, और वापस ये भाग मेघालय में हमको दिखाई देने लगा। मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक ही है। ये भाग जो है ये नदियों के द्वारा लगातार मिट्टी जमा करते रहने से मैदानों के रूप में जमा हो गया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा मेघालय, ये इसी का हिस्सा है। एक सवाल जो और बनेगा, पहले मैं इसको विस्तार निकालूं। ये हमने देखा इसका उत्तरी विस्तार और उत्तर पूर्वी विस्तार, इसके बाद दक्षिणी विस्तार देखते हैं। दक्षिणी विस्तार कहां से कहां तक, इसमें दिक्कत ही क्या है, पूरा दक्षिण भारत तटीय क्षेत्रों को छोड़ दो, तटीय क्षेत्रों को छोड़ दो, मतलब जो समुद्र के लगते हुए क्षेत्र है ना, ये वाले, इनको छोड़ दो, इनके अंदर का, ठीक है। पूरा आंतरिक दक्षिणी भारत आप कर सकते हो, ये यहां से यहां तक लेकर के ये पूरा हिस्सा किसके तहत आएगा, ये पठारी प्रदेश के तहत ही आएगा। ये इसका विस्तार आपको समझ में आया, उत्तर से इधर तक उत्तरी विस्तार हो गया, उत्तर पूर्व का आपने देखा मेघालय का पठार, और दक्षिण दिशा में कंप्लीट पूरा हिस्सा हमको लेना है, तटीय क्षेत्रों को छोड़ देंगे। ये विस्तार की बात हुई। इसके बाद देखें राज्य कौन कौन से आएंगे, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर दिखा रहा हूं, ठीक है, एक दो मिस हो जाए तो टेंशन मत लेना। राज्य कौन कौन से इसके अंदर आएंगे, राजस्थान पूरा नहीं है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, एमपी आएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, देखो एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड, ठीक है, और फिर आएगा ओडिशा, इधर आंध्रा लिख लीजिए आप, तेलंगाना, ठीक है, इधर वापस यहां पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र भी आएगा, फिर कर्नाटक में भी आएगा, तमिलनाडु में भी आएगा, केरल का हिस्सा भी इसके अंदर आएगा। तो ये पूरा भाग आप इसमें देख लीजिए, मानचित्र जब देखेंगे तो आपको पूरा हिस्सा, ये त्रिभुजाकार आकृति जो मिलेगी, ये पूरी की पूरी आकृति प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में मिलेगी। ये आपको राज्य कोई नहीं पूछेगा, राज्य अमूमन लगभग सारे इसके अंदर ये वाले भाग के आएंगे, तो यहाँ से कंफ्यूजन क्रिएट कराने का सवाल नहीं पूछ सकता। एक सवाल और जो है पूछा भी गया एक बार, ये राजमहल की पहाड़ियां और जो शिलोंग की पहाड़ियां, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है। राजमहल व शिलोंग पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र का गैप क्षेत्र क्या कहलाता है। राजमहल और शिलोंग पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, इसे कहते हैं राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप। ये प्रायद्वीपीय पठार के इस पूर्वी हिस्से उत्तरी पूर्वी हिस्से, इन दोनों के बीच का, उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और शिलोंग की पहाड़ियों के बीच का जो गैप क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, राजमहल गारो गैप। राजमहल तो इसे कहते हैं और गारो पहाड़ियां यहाँ पर है, ठीक है, तो इन्हें राजमहल गारो गैप कहा जाता है। ये सामान्य सामान्य जानकारियां हुई। सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा याद रखो, ठीक है। मिट्टी यहाँ की कैसी है, यहाँ की मिट्टी पर भी सवाल पूछ लिया जाता है, साधारण सा सवाल है, यहाँ की मिट्टी कैसी आएगी, काली और लाल। इस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, काली और लाल मिट्टी है। काली मिट्टी क्यों है, ज्वालामुखी लावा से इसका निर्माण हुआ है, ज्वालामुखी लावा से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, और ज्वालामुखी लावा के जमने के कारण यह जो मिट्टी बनी वो काले रंग की हुई, और जब बाद में इस पर बारिश हुई तो इसमें लौह तत्व की अधिकता थी, लोह तत्व की अधिकता, और लोहे पर जब पानी गिरता है तब उसमें जंग लगता है और उसका रंग धीरे धीरे लाल में ईंट जैसा हो जाता है, ठीक है। तो ये काली मिट्टी मूल रूप से थी, बारिश हुई तो उसमें क्या था, लोह तत्व अधिक था, और लोहे पर जब पानी गिरता है तो उसमें जंग लग करके उसका रंग कैसा होने लगता है, लाल। तो इसमें काली और लाल दोनों का मिक्सचर हो गया, ईंट के जैसी मिट्टी यहाँ पर
पाई जाती है। ये वाली चीज आप मिट्टी के रूप में याद रखेंगे। इसके बाद ज्वालामुखी निर्माण से भी याद रखेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ? ज्वालामुखी से हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसके बाद यहां से जो सवाल आपको सत्य असत्य वाले कथन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। भाग कैसा है? पठारी मैदान यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। सिंचाई कैसे की जाती है? सबसे दिमाग वाला सवाल अगर आप यहां से लगाए, ना लिखाऊं तब भी आपको दिमाग लगा लेना है। सिंचाई कैसे की जाती है? क्या यहाँ कुओं से सिंचाई होती है? नहीं, यहां पर कुएं नहीं खोदे जा सकते। पठार है, नीचे पत्थर है, पत्थर में आप कितनी दूर तक पत्थर को खोदोगे? कुआं नहीं खोद सकते। कुआं तो मैदानी हिस्सों में ही खोदा जा सकता है। जहां नीचे पत्थर हो, जो पठारी हिस्सा है, वहां पर कुएं कैसे खोद सकते हैं? तो यहाँ की सिंचाई जो है ना, वो कुओं से नहीं की जा सकती। किससे करोगे? तालाबों से सिंचाई होती है और नहरों से। नहरें बनाओगे, उनसे सिंचाई, कुओं से सिंचाई इस इलाके में नहीं होती। अगर सत्य असत्य वाले कथनों में कथन बना करके सवाल दे दिया जाए कि प्रायद्वीपीय पठार में अधिकांश खेती कुओं के द्वारा होती है, तो उस कथन को असत्य मानोगे। यह कथन कैसे आएगा? प्रायद्वीपीय पठार भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय के बाद दूसरा बड़ा प्रदेश है। नहीं, हिमालय नहीं होगा। प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे प्राचीन प्रदेश है। यह कथन भी सत्य है, असत्य नहीं मानना। देखो, सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा, और अगला कथन कौन सा याद रखोगे? यहाँ पर सिंचाई कुओं से नहीं होती, तालाबों से होती है, नहरों से होती है। अपने को जनरल लगता है कि सिंचाई हो रहा तो कुएं तो होंगे ही ना, पर ऐसा नहीं करना है, गलत हो सकता है आपका सवाल। इस प्रकार से हमने ये इसकी सामान्य जानकारी का हिस्सा कंप्लीट देखा। तो ये प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा। इसके अब इसको में पढ़ना कैसे, ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है। कंफ्यूजिंग का मतलब है कि यहाँ पर फैक्ट ज्यादा है, कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल कि पठारी प्रदेश है, ठीक है, मिट्टी काली है, ये सब कंसेप्ट क्लियर है, किंतु हमें याद करने में दुविधा होती है। कारण क्या बनता है? यहाँ पर कहीं पर पठार है, कहीं पर पहाड़ी, और बहुत ज्यादा फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने ये वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया की ज्योग्राफी मैंने खत्म कर दी। बहुत सारा हिस्सा, देखो कितना बड़ा भाग है। अरावली भी पढ़ना है आपको, केमूर भी पढ़ना है, मालवा का पठार भी पढ़ना है, राजमहल वाला भी पढ़ना है, कर्नाटक पठार भी पढ़ना है, महाराष्ट्र के जो पठार आएंगे उनको पढ़ना है, पश्चिमी घाट, ये जो हिस्सा कहलाता है पश्चिमी घाट, ये हिस्सा कहलाता है पूर्वी घाट। घाट का मतलब पठारी होता है, ठीक है। तो ये आपको शिलांग की पहाड़ियां पढ़नी है, बहुत सारा मिक्सचर है, इसलिए इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बनाएंगे। एक तो वो हिस्से पढ़ेंगे जहां पर पहाड़ है, जहां पर पर्वतमालाएं हैं, एक तो उस हिस्से में पढ़ेंगे, और दूसरा हिस्सा कौन सा पढ़ेंगे? जहां पर पठार है। इस प्रकार से अपन दो प्रकार से इसका वर्गीकरण करके चीजों को पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। तो अगले लेक्चर में अपन इस भूभाग को दो भागों में बनाएंगे, एक तो पहले पहाड़ी प्रदेश और दूसरा पठारी। जो भी पहले अपन पढ़ेंगे तो पहले एक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तो पठारी प्रदेश में और पहाड़ी प्रदेश में दो भाग इसके अपन कर लेंगे, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। देखो यहाँ भी पर्वत तो होंगे ना, पर्वतमालाएं होंगी, प्राचीन पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर ध्यान रखना। अगर ये कहें कि हिमालय और अरावली में पुराना कौन है, तो हिमालय पुराना करके मत आना, अरावली प्राचीन है। कल पढ़ेंगे सब इन चीजों के बारे में। अरावली, क्योंकि अरावली किस भूभाग में है? इस प्रायद्वीपीय पठार वाले भूभाग का हिस्सा मानी जाएगी, इसलिए वो सबसे प्राचीन होगी। तो इसे अपन दो भागों में पढ़ेंगे, पठारी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र। पठारी क्षेत्र में सारे पठारों को पढ़ेंगे और पर्वतीय क्षेत्र में इस हिस्से में जितने भी पर्वतमालाएं हैं उनको पढ़ेंगे अपन। रहेगा विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा, अरावली, ठीक है, नीलगिरी, वो सब अभी यहाँ पर नीलगिरी मिलेगी, वो सब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें अपन छोटा सा लेक्चर था, इंट्रोडक्शन अपने प्रायद्वीपीय पठार का किया, बाकी चीजें अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।